इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिमांड पेजिंग का परफॉर्मेंस। है ना, जिस तरह से पेजिंग के सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पेजिंग के केस में बढ़ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिमांड पेजिंग के केस में। डिमांड पेजिंग के केस में शुरू में हमें कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा किसी भी मेमोरी रेफरेंस को एक्सेस करने में। है ना, तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था यहाँ पे प्रोसेस कि जब पेज फॉल्ट हो जाता है, इट मीन्स जो रेफरेंस सीपीयू जनरेट करता है वो हमारा पेज टेबल में जब नहीं मिलता है पर्टिकुलर पेज, तो उसके लिए ट्रैप जनरेट करते हैं और उसके बाद सारा पेज फॉल्ट हैंडलिंग एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद देखते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने के बाद फिर से आता है यहाँ पे। है ना, तो यहाँ पे मेनली जो टाइम लगता है हमारे पेज फॉल्ट को हैंडल करने के लिए, उस टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बोल रहा है कि सर्विस इंटरप्ट टाइम। इंटरप्ट को हैंडल करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम, वो इंटरप्ट कहाँ कहाँ पे आएगा। एक तो यहाँ पर इंटरप्ट आएगा, ये वाला जो ट्रैप इंटरप्ट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि पेज फॉल्ट इंटरप्ट है या ट्रैप है। उसके बाद यहाँ पे जब आईओ रिक्वेस्ट करेगा तो उसके लिए इंटरप्ट आएगा, फिर आईओ कंप्लीशन होगा उसके लिए इंटरप्ट आएगा। तो ये सारे इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है वो टाइम। और दूसरा कौन सा टाइम लगेगा, पेज को रीड करने में। है ना, डिस्क में जाने के बाद पेज को रीड करेगा, पेज को उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाकर फिर सेक्शन में जाकर रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे पेज को रीड करने में जो टाइम लगेगा वो, और फिर उसको यहाँ पे अपलोड करने में, मतलब कि बेसिकली यहाँ पर आईओ ऑपरेशन में जो टाइम लगेगा। है ना, तो ये वाला हो गया पेज को रीड करने वाला। और एक और तीसरा कंपोनेंट कौन सा रहेगा, प्रोसेस को फिर से रीस्टार्ट करना। है ना, तो ये जो 3 टाइम मेजर लग रहा है हमारे पास वो डिमांड पेजिंग की वजह से एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पर एक एज्यूम करके चलते हैं, और टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है, पेज फॉल्ट। है ना, जितने सारे पेज के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा वो पेज फॉल्ट होगा, और उसी के लिए हमें डिस्क में से जाकर वहां से पेज को फेच करना पड़ेगा मेन मेमोरी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि पेज फॉल्ट रेट को पी मानते हैं, और उसको एज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है और ये 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा पेज फॉल्ट रेट। पेज फॉल्ट रेट 0 का मतलब कोई भी पेज फॉल्ट नहीं है, पेज फॉल्ट 0 का मतलब कोई पेज फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब जो भी यहाँ पर सीपीयू रेफरेंस जनरेट कर रहा है वो सारा का सारा हमें इस पेज टेबल में मिल जाएगा, और हमें उसके लिए ट्रैप जनरेट करके डिस्क में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो और दूसरा पेज फॉल्ट 1 का मतलब जितने सारे भी रेफरेंस यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ वो सारा का सारा पेज फॉल्ट हो जा रहा है। इसका मतलब जो भी रेफरेंस जनरेट कर रहा हूँ वो यहाँ पे पेज टेबल में मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे जाकर डिस्क से ही उसको लोड करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम केस है। ये एक मोस्ट आइडियल केस है कि जब पेज फॉल्ट कोई हो ही नहीं। है ना, और नेक्स्ट वाला p=1 एक हाईली एक्सट्रीम केस है जहाँ पर सारे रेफरेंस के लिए पेज फॉल्ट हो रहे हैं। इसी दोनों के बीच में परफॉर्मेंस वेरी करेगा अपना। तो देखते हैं उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम। तो वो सारे केसेस जिसके लिए हमारा पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है ना, वो सारे केसेस जिसके लिए हमारा पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग कि जो हमने रेफरेंस जनरेट किया सीपीयू ने वो मुझे इसी पेज टेबल में मिल जाएगा। उसके लिए हमें नॉर्मल पेजिंग में जो टाइम लगता था वही लगेगा। है ना, यहाँ पे पेजिंग में जो टाइम लगता था पेज टेबल में आएगा, यहाँ पे फ्रेम को सर्च करेगा, फ्रेम नंबर मिलेगा, यहाँ से एक्सेस कर लेगा मेमोरी से। तो उस केस में डिस्क में नहीं जाना पड़ेगा। तो वो सारे केसेस जिसमें पेज फॉल्ट नहीं होता है, तो वो सारे में सिर्फ मेमोरी एक्सेस का टाइम लगेगा, मतलब जो नॉर्मल पेजिंग में जो टाइम लगता था वो वाला टाइम लगेगा। लेकिन वो सारे केस जिसके लिए पेज फॉल्ट होंगे, मतलब वो सारे केस जिसके पेजेस यहाँ पे पेज टेबल में नहीं मिलेगी जिसकी एंट्री, यानी कि जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे फिजिकल मेमोरी में कोई भी फ्रेम एलोकेटेड नहीं है, वैसे रेफरेंस के लिए यहाँ पे ट्रैप जनरेट करना होगा और फिर बैकिंग स्टोर से लेकर आना होगा। मतलब इसके लिए पेज फॉल्ट एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करेगा। तो उसमें सारा जो भी टाइम लगेगा उसको पेज फॉल्ट ओवरहेड हम लोग बोल देते हैं, जिसमें स्वैप इन और स्वैप आउट करने में टाइम रहेगा, वो सारा रहेगा। इसके बेसिस पे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे एक कोई वैल्यू एज्यूम करके। वो देखते हैं वैल्यू एज्यूम करके किस तरह से आता है।
देखिए इस केस में यहाँ पर हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं ड्राइंग। यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे पास लग रहा है 200 नैनो सेकेंड। ये 200 नैनो सेकेंड मेमोरी एक्सेस किस केस में, जब हमारे पास नॉर्मल, उस केस में है जब हमारे सीपीयू ने रेफरेंस जनरेट किया, ऐसे रेफरेंस जनरेट किया और उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री हमें पेज टेबल में मिल गई है, तो जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट मेमोरी में जाऊंगा, वहां से एक्सेस कर लूंगा। उस केस के लिए 200 नैनो सेकेंड, ये नैनो सेकेंड में ऑर्डर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, तो मेन मेमोरी का एक्सेस नैनो सेकेंड में होता है। और हमने एज्यूम कर लिया सारे टाइम का एवरेज जो पेज फॉल्ट सर्विस का टोटल टाइम, तीनों टाइम मिला करके, इंटरप्ट को हैंडल करना, पेज को सर्च करना, लोड करना और प्रोसेस को रीस्टार्ट करना, ये सारे प्रोसेस को मिला करके हमें 8 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। यहाँ पर देखो काफी हायर ऑर्डर है, मिली सेकेंड के ऑर्डर में है, तो इसलिए क्योंकि जनरली डिस्क में जो एक्सेस हम लोग करते हैं वो मिली सेकेंड में होगा यहाँ पर एक्सेस, क्योंकि ये स्लो डिवाइस रहेगा इन कंपेरिजन टू मेन मेमोरी, जहाँ पर 8 मिली सेकेंड। तो उस बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं अगर हम पी के टर्म में ही, तो ये हो गया अपना नॉर्मल केस के लिए जब पेज फॉल्ट नहीं हो रहा होगा, वो सारे केसेस के लिए, और ये हो जाएगा हमारा वो सारे केसेस के लिए जिसके पेज फॉल्ट हो रहा होगा और मुझे वो सारे के सारे डिस्क से पेज लाकर मेन मेमोरी में रखने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है, वहां पे देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, पी के साथ, पी के मल्टीपल में, पी क्रॉस इतना मल्टीपल में, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव जो एक्सेस टाइम है वो लीनियर फंक्शन हो रहा है हमारा पेज फॉल्ट का, ठीक है। तो अगर हमें पेज फॉल्ट को कम करना है, अगर हमें इसको इफेक्टिव एक्सेस टाइम को कम करना है, तो हमें डायरेक्टली पेज फॉल्ट को कम करना होगा, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, y = mx + c का फॉर्म आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ना। तो पी के ही पी पे फोकस करना होगा कि हमें कैसे पेज फॉल्ट को कम करना है, ठीक है। तो एक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि चलो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस 10% से ज़्यादा खराब नहीं हो डिमांड पेजिंग में, है ना। तो इसके लिए हमें पेज फॉल्ट को कितना रखना पड़ेगा, तो 10% से ज़्यादा खराब नहीं हो, है ना, मतलब 10% तक हम बियर कर सकते हैं। तो 10% डिग्रेडेशन के साथ मेमोरी एक्सेस कितना हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड में 10% और इंक्रीज कर देंगे, 220 हो गया, और उससे लेस होना चाहिए हमारा इस पेज फॉल्ट पी के लिए। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकल जाएगी, तो पी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है ये इतना, उसका जो वैल्यू आ रही है, इसका कहने का इनडायरेक्ट मीनिंग है कि 4 lakhs अगर हम सीपीयू रेफरेंस जनरेट करते हैं, उसमें अगर सिर्फ एक पेज फॉल्ट होगा तब हमारा परफॉर्मेंस 10% खराब रहेगा, 10% से आसपास खराब खराब रहेगा। इसका मीनिंग यहाँ पर सीपीयू जब 4 लाख रेफरेंस जनरेट करेगा, आपको 3 लाख, है ना, 99,999 इतने सारे पेजेस आपके यहाँ मिलने चाहिए, सिर्फ एक फॉल्ट, तब आपका 10% खराब होगा, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिमांड पेजिंग के केस में काफी हैवली डिपेंड कर रहा है किस पे, पेज फॉल्ट रेट पे। तो हमें पेज फॉल्ट रेट को कम से कम कैसे करना है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे वाले लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि सबसे पहले तो कि मेन मेमोरी में कैसे एलोकेशन करते हैं, फ्रेम का पर प्रोसेस, उसके बाद पेज को रिप्लेस करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी आती है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ यहीं तक रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।